हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बाद वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों जो सिद्धांत हैं इनसे कम से कम पेपर में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी शिक्षक भर्ती में। और सभी शिक्षक भर्ती के लिए तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा जो सिद्धांत है जीन पियाजे के बारे में, उसके बाद वाइगोस्की, फिर उसके बाद कोहलबर्ग को हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस का तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखी थी। अब ये पुस्तक दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे की। सन आप लोग न याद कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक का नाम ये ज़रूर आपको याद करना है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो जीन पियाजे थे उन्होंने प्रयोग क्या किस पर किया था, अपने ही बच्चों पर किया था। जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया, वैसे जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर यह प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है, रचनावाद पर आधारित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है पियाजे को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास एक ही समय में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में होता है, और जो 4 चरण बताए थे जीन पियाजे ने उसी के। अब देखो उसके पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि स्कीमा क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधा पूछेगा स्कीमा के बारे में किसने बताया था, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अब स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोई जानकारी एकत्रित करने पड़ रहे हैं, तो जो क्या है, सूचनाओं को संगठित करने, ये जो सूचना जो आपको मिल रही है इसको जो कलेक्ट करने और इसकी व्याख्या करने हेतु जो व्यक्ति के दिमाग में मानसिक संरचना है उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण किसे कहते हैं, आत्मसात्करण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल करता है। इसका मतलब ये है कि बालक के पास जैसे कि आप लोगों ने जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ा, तो जब हमने आपको जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ाया तो इसमें से कुछ नई जानकारी मिल गई, और आपके पास जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी। वो जो पुरानी जानकारी थी उसके साथ जो नई जानकारी मिली, इसको जोड़ के जब बच्चे क्या करते हैं, उन योजनाओं में शामिल कर लेते हैं अपनी योजनाओं में, तो इसी को कहा जाता है आत्मसात्करण। क्या कहते हैं इसको, आत्मसात्करण कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग समायोजन। अब समायोजन किसको कहते हैं, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचनाओं का समायोजन करता है, उसे कहते हैं समायोजन। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे बताया गया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक, या फिर जिसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहते हैं, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक संक्रियात्मक, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। अगली अवस्था और तीसरी है
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक जिसको अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है। इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। सॉरी 7 से 11 वर्ष, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, प्रिंट हो गया, मिसप्रिंट। देखो 7 से 11 वर्ष होती है जो है मूर्त संक्रियात्मक की, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष होती है। अब देखो जो 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी प्रत्येक की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों द्वारा कार्य करता है और क्या करता है, गामक क्रिया करता है, जैसे कि खेलना, जैसे देखकर छूना, पैर मारना। जो क्या है, मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं तो उन्हीं के द्वारा यह कार्य करता है, जिसकी वजह से इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अब वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ बताया गया वस्तु स्थायित्व, इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी मौजूद हैं जब हमारे सामने नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जीववाद का विकास होता है। अब जीववाद से तात्पर्य है कि बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। उसके बाद इस अवस्था की जो विशेषता है, इस अवस्था में आत्म केंद्रिता का विकास होता है। इस अवस्था को खिलौनों की आय भी कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है। क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान होता है, जैसे कि 4 गुणे 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, या फिर 2 गुणे 4 लिखें तो भी 8 होगा। तो यह समझ बच्चे में डेवलप हो जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। उसके बाद अगली अवस्था जो है हमारी चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन या फिर काल्पनिक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त से तात्पर्य है जब चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं उनके बारे में बच्चा क्या कर पाता है, तार्किक रूप से चिंतन कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं और इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो जीन पियाजे सिद्धांत था, इससे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया गया है वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की का पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सामाजिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है, और वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति, भाषा, इन तीनों चीज़ों को महत्व दिया था। अब कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे कि वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। सामाजिक रचनावाद के बारे में किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया था। उसके बाद कौन सा जो मनोवैज्ञानिक था जो समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया? वाइगोत्स्की ने दिया था बच्चों के विकास में। उसके बाद यहाँ पे देखो बताया गया है, जबकि पियाजे ने बताया कि बच्चों का विकास उनकी उम्र के अनुसार होता है और उसी
उम्र के अनुसार 4 चरण बताए थे पियाजे ने, लेकिन वाइगोस्की ने बताया था कि समाज, संस्कृति, भाषा बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अंतरक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद, जबकि पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है निकट विकास का क्षेत्र या फिर संभावित विकास का क्षेत्र ZPD। तो ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कई बार तो बस ये पूछा गया कि ZPD के बारे में किसने बताया है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में किसने बताया है, तो आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने बताया है। और बहुत बार तो ZPD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो ये होता क्या है, अब बताया गया, देखो यहाँ पे बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हम लोग, जैसे कि कोई क्वेश्चन है मैथ का, कोई बच्चा है अपने आप से उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, कहीं पे ज़रा सा क्या कर रहा है, उसे परेशानी आ रही है थोड़ा एक पॉइंट में। उसके बाद वही जहाँ पे परेशानी आ रही थी किसी टीचर ने आके उसको बता दिया, फिर उसने क्या किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यही जो क्या हुआ, जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है ZPD। जैसे कि कोई बच्चा है किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम में 90 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को, वो 80 नंबर ला पा रहा खुद से, उसके बाद एक शिक्षक ने उसकी मदद की तो उसके 90 नंबर आ गए। तो यहाँ तक के जो डिफरेंस हुआ, जो अंतर है, तो यही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है मचान, पाड़ या ढांचा के बारे में, जिसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। वयस्कों के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सहायता मचान कहलाती है। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे साइकिल चला रहा है और उसकी जो ये माता जी हैं इसको साइकिल पकड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ी दूर जब साइकिल चला लेगा तो इसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा और फिर बच्चा अपने आप से साइकिल चलाने लगेगा। तो यही जो टेम्परेरी हेल्प है यही कहलाती है मचान, पाड़ या ढांचा, कुछ समय के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। अब उसके बाद बताया गया यहाँ पे भाषा और विचार के बारे में। वाइगोस्की द्वारा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा को एक उपकरण माना गया है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण को महत्वपूर्ण माना है। निजी भाषण ये तात्पर्य है जब बच्चे खुद से बातचीत करते हैं तो उसे वाइगोस्की ने क्या कहा, निजी भाषण माना है, और बच्चों के विकास में इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उसके बाद बताया गया है वाइगोस्की के अनुसार बालक निजी भाषण के द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार और सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जबकि पियाजे ने स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति को आत्म केंद्रित भाषण का नाम दिया और इसे एक विकार के रूप में देखा है। और जो जीन पियाजे थे उन्होंने इसे एक विकार, एक कमी के रूप में देखा था जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं। पॉइंट बताया गया है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के ही सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि नैतिक तर्क के विकास का सिद्धांत दिया। जहाँ पियाजे ने नैतिक विकास के 2 चरण बताए थे, वहीं कोहलबर्ग ने इस विकास को 3 विभिन्न स्तरों के अंतर्गत 6 चरणों में बांटा। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है नैतिक विकास के जीन पियाजे ने कितने चरण बताए थे, 2 चरण बताए थे। उसके बाद कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए, तो 6 चरण बताए और 3 स्तर, एक स्तर में 2 चरण थे।
और लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है यह दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब देखो इनका जो 3 स्तर है जो और जो 6 चरण है उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि नैतिकता क्या होती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है या फिर अर्जित किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिकता या फिर नैतिक व्यवहार बच्चों में जन्मजात पाया जाता है या नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि नैतिक व्यवहार जो है जन्मजात नहीं होता, सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। और उसके बाद बताया गया है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बच्चा जो अच्छे और बुरे का ज्ञान सीखता है या कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। तो ये पॉइंट सारे आपको याद करने हैं या फिर आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जो पहला स्तर है स्तर फर्स्ट, और इसके 2 चरण हैं, जैसे कि पहला है आज्ञाकारिता एवं दंड, दूसरा चरण है कारण सापेक्ष जिसको स्वलाभ मानसिकता भी कहा जाता है। और जो पूर्व परंपरागत स्तर, पहला स्तर जो हमारा पूर्व परंपरागत नैतिकता के नाम से जानते हैं और इसकी जो एज होती है 4 से 10 वर्ष होती है। उसके बाद दूसरा स्तर है परंपरागत नैतिकता जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष और इसके जो 2 चरण होते हैं अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की जो है सोच होती है बच्चे में, या फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था जो होती है, पहला चरण है। और दूसरा चरण है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा स्तर है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिकता जो 13 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। और इसमें जो चरण पहला है सामाजिक संविदा, उसके बाद दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिकता। अब जो 6 चरण बताए गए तो प्रत्येक चरण की विशेषता होती है, तो विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चरण की कौन सी विशेषता होती है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है स्तर जो फर्स्ट हमारा है पूर्व परंपरागत नैतिकता के बारे में। अब इसमें चरण पहला हमारा है आज्ञाकारिता एवं दंड। अब पहला चरण इसमें से है आज्ञाकारिता एवं दंड। इसमें बच्चे में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? नैतिक विकास का सबसे पहला चरण है सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दंड से बचने का यही एक तरीका है। अगला पॉइंट है दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। एक अवस्था में इतनी समझ पैदा होती है बच्चों में। उसके बाद बताया गया है पूर्व परंपरागत नैतिकता की कमी यह है कि यह दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानता है चाहे निर्दोष ही क्यों ना हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके एक थप्पड़ मार दें, कोई मतलब जो छोटा बच्चा देख रहा है जैसे कि, और उसके जैसे बड़ा भाई है उसको एक थप्पड़ मार दिया उनके जो पिताजी हैं, तो जो बच्चा है वो समझेगा कि इन्होंने कुछ गलत काम किया, भले ही वो क्या मतलब केवल दिखाने के लिए थप्पड़ मारा गया हो। इतनी समझ डेवलप हो पाती है इस चरण में। एक और दोष यह है कि यह स्वकेंद्रित होता है। इस बात को मानने से इनकार करता है कि दूसरों के दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। अब देखो स्वकेंद्रित से तात्पर्य है जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट दे दिया जाए तो खुश हो जाता है। तो जब उसके पिताजी जैसे कि मान लो उनका मूड डिस्टर्ब है और वो भी कभी रोने लगे तो बच्चा सोचेगा इनको चॉकलेट दे दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इतनी समझ इस चरण में डेवलप हो पाती है एक बच्चे में। उसके बाद चरण दूसरा हमारा है स्वलाभ मानसिकता। इस अवस्था को जैसे को तैसी की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई इसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद करेगा।
एग्जाम्पल बताया गया है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, मतलब उसका बदला पूरा हो गया। बदले की भावना होती है इस अवस्था में। यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो या दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है, जैसे कि भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना, या फिर कोई चीज़ रखी तो चुरा कर खा लेना। उसको ये मतलब नहीं कि दूसरे के लिए रखी चीज़ या फिर दूसरा कोई भूखा होगा उससे कुछ मतलब नहीं, वह अपनी मतलब पूर्ति बस करेगा बच्चा। इतनी समझ होती है इस अवस्था में। उसके बाद हमारा जो है स्तर दूसरा, परंपरागत नैतिकता। अब इसमें से हमारा चरण जो तीसरा है, अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता। प्रायः भला लड़का भली लड़की एक मानसिकता मानी जाती है। ऐसी मानसिकता के लोग समाज की उम्मीदों के अनुसार अपने कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं समाज के अनुसार एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं एवं आभार प्रकट करना नहीं भूलते ताकि संबंधियों में उनकी छवि अच्छी बनी रहे। और इस अवस्था को अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की होने की जो अवस्था भी कहा जाता है इसी वजह से कि मतलब वो अपने को समाज में अच्छा दिखाना चाहते हैं। उसके बाद चौथा चरण है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। उनकी प्राथमिकता होती है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, अपने कर्तव्य करते जाना है। जैसे कि कोई बच्चा है और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है, अब वहाँ पे रेड लाइट जल रही है और यहाँ पे किसी को चोट लग जाए तो बच्चा क्या करेगा, वो वेट करेगा कि जो सिग्नल जब ग्रीन होगा तभी वो क्या करेगा, इसको बचाएगा जाके, क्योंकि उसको मतलब जो समाज में नियम बनाए गए हैं उनको नियम को ध्यान में रखकर वह काम करना चाहता है इस अवस्था में। उसके बाद तीसरा स्तर हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। अब यहाँ पे चरण पांचवा हमारा है, अब यहाँ पे चरण पांचवा है सामाजिक संविदा। इस अवस्था में इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया गया है, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। अभी देखो इसके पहले वाली जो चरण था उसमें से बच्चा क्या करता था कि नियमों को सर्वोपरि मानता था कि नियम नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे रेड लाइट है और यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो बच्चा दौड़ के जाएगा, वो रेड लाइट की चिंता नहीं करेगा, सिग्नल को तोड़ देगा और उसको बचाएगा जाके, क्योंकि उसका मानना यह है कि नियम जो बनाए जाते हैं समाज के लिए हैं। नियमों के आधार पर जो है समाज चलेगा, लेकिन उतना नहीं कि मतलब पूरा नियमों का गुलाम हो जाए। और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी विचारधारा पर आधारित है। कौन सी विचारधारा पर? जो सामाजिक संविदा जो है इसी विचारधारा पर आधारित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और उसके बाद लास्ट चरण हमारा है चरण छठवां सार्वभौमिक नैतिकता। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह यह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। अब देखो जैसे कोई नियम उसको लगता है कि गलत है तो वह नियम को क्या करेगा, उस नियम को तोड़ देगा और खुद नियम बनाएगा कि ये नियम गलत है। मतलब इसमें गलत सही की भावना डेवलप हो जाती है बच्चे में और नियम खुद से बनाने लगते हैं। बच्चे जो है खुद से कार्य करने लगते हैं, वो नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो हमारा जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।